राम राम एवरीबॉडी, स्वागत है सभी का वेदांत एकेडमी इंदौर और अंकुरण इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किए टीटीज़ में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, एमपीटीईटी में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हम सारे डिस्कस कर चुके हैं 2018 के। अब 120 क्वेश्चंस के पैटर्न को लेकर हम अदर टीईटीज़ में, सीटेट में, रीट में, यूपी टेट में, हरियाणा में, छत्तीसगढ़ में, जहाँ भी टीईटीज़ होती हैं वहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो 30-30 के सेट लेकर हम सॉल्व करेंगे। और हमें इंतज़ार होगा आप कमेंट करें लाइव क्लास के लिए कि हम लाइव क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं, जिससे आपको जहाँ जो चीज़ें नहीं आती होंगी, कंसेप्ट मिस हो रहा होगा, वो हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये बहुत क्रूशियल टाइम है आप सभी लोगों के लिए। आप कमेंट करें और वो हमारे लिए मोटिवेशन होगा कि हम आपके लिए काम करें। हमें भी तो एक डायरेक्शन आप लोगों की तरफ से मिलनी चाहिए कि सर हमें ये चीज़ें चाहिए, तो हम वो चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगे। तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है इस बात के लिए कि आप क्या चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमें जो समझ आ रहा है कि हमें अदर टीईटीज़ के क्वेश्चन करवा देना चाहिए। बुक्स के साथ प्रॉब्लम ये है, बुक्स में जो क्वेश्चंस दिए ना बहुत ही रफ और बेकार क्वेश्चंस हैं। हमें उनमें बहुत मज़ा या फिर जो कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं ये करवा देते हैं स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, कि उनके ये काम आ जाएंगे, वैसा नहीं है। बुक्स में बहुत सारी बुक्स, तो अभी तक हमें ऐसी कोई बुक्स नहीं दिखी है प्रीवियस के अलावा जो इस तरफ के क्वेश्चंस को ज़्यादा टच करती हो। तो प्रैक्टिस के लिए ये सबसे बेहतर ऑप्शन था हमारे पास, जो हम लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो बिना टाइम इधर उधर किए हुए सीधे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। थ्योरी के लिए आपको जुड़ना होगा, तो थ्योरी के लिए आपको ऐप पर जाना होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और प्रैक्टिस यहाँ पर आपको सफिशिएंट मिल जाएगी। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस के लिए भी जाना होगा तो भी आपको ऐप पर जाना होगा। बाकी ओवरऑल प्रैक्टिस आपको यहाँ मिल जाएगी, बहुत सारा कंटेंट यहाँ पर कवर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है किसी विषम प्राकृतिक संख्या के परवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या का गुणनफल हमेशा किस संख्या से विभाजित होगा। अब देखो यहाँ पर हमें क्वेश्चन किसका दे रहा है, वो क्वेश्चन में बोल रहा है विषम प्राकृत संख्या। आपके मन में जो विषम प्राकृत संख्या है वो आप सोच लो, कोई भी ऑड नंबर आप सोच लो, उसका प्रीडिसेसर और सक्सेसर लेना है, परवर्ती और पूर्ववर्ती लेना है। तो हमने सोच लिया 11 के पहले क्या आएगा 10, और 11 के बाद क्या आएगा 12। ये 2 से डिविजिबल होता है और ये 4 से डिविजिबल होता है। अगर इन दोनों को ऊपर गुणा करेंगे तो नीचे भी गुणा होगा, तो डिविजिबिलिटी किस पर पहुंच जाएगी, नीचे 8 पर। और कोई भी नंबर सोचकर देखो, आपने सोच लिया 23, इधर होगा 22 और इधर होगा 24। ये 2 से डिविजिबल है, ये 4 8 से भी डिविजिबल है, तो 8 से तो डिविजिबल होगा। और छोटा नंबर सोचकर देख लो, 5 सोचकर देख लो, 5 से तो पहले ही 4 आता है। 7 सोचकर देख लो, 7 में भी आ रहा है। 3 सोच लो, 3 में भी आ रहा है। 1 का प्रीडिसेसर होता नहीं है तो 1 नहीं सोच सकते आप। 11 सोच ही लिया है, 15 भी सोचोगे, 19 18 कुछ भी सोचोगे आप, 8 से वो डिविजिबल होगा ही। हमारा तो मन नहीं हो रहा है क्योंकि वो सीधे सीधे डिविजिबिलिटी दिख रही है, तो आपको भी वो आराम से दिख जाएगी। हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी 8 से वो हमेशा डिविजिबल होगा। किसी भी नंबर के पहले आने वाला नंबर, क्योंकि आप लगातार जो 3 सम संख्या से स्टार्ट करके 3 संख्या लिखो, एक 2 से डिविजिबल होगी, एक 4 से डिविजिबल होगी। एग्जाम्पल लें, आपने स्टार्ट किया 14 से, 14 15 16, ये देखो एक 2 से डिविजिबल है, एक 4 से। किसी भी सम संख्या से स्टार्ट करोगे, किसी भी सम संख्या से, तो वो कहानी होती ही होती है। नंबर सिस्टम में डिटेल में देख सकते हैं। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। पाई क्या है, तो पाई क्या है, पाई है अनुपात। पाई अनुपात है वृत्त की परिधि और व्यास का। वृत्त की परिधि 2 पाई r और व्यास कितना 2r, इसी अनुपात को कहा जाता है पाई। और ये अप्रॉक्स होता है 22/7, 22/7। ये लगभग मान है। इस पर आर्यभट्ट और आर्यभट्ट के जो सक्सेसर रहे, उनके आने वाले जितने रहे जो उनको मानते थे, सभी ने 0 और इन पाई वगैरह की इंफॉर्मेशन दी। तो पाई क्या है, विषम भिन्न है, विषम भिन्न नहीं, सम भिन्न नहीं, एक अभाज्य संख्या है नहीं, एक अपरिमेय संख्या इसे कहा जाता है, क्योंकि इसको लिखने के लिए, परिमित करने के लिए, सीमित करने के लिए एक चिन्ह की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे कहा जाता है एक अपरिमेय संख्या, एक इर्रेशनल नंबर्स।
इरेशनल नंबर दो संख्याएं 3:7 के अनुपात में है, यदि इन दोनों संख्याओं में प्रत्येक में 8 जोड़ दिया जाए। अभी रेशियो कितना है? 3:7 है। अभी रेशियो है 3:7। हर एक में कितना जोड़ रहा है? 8 जोड़ रहा है। फिर रेशियो कितना बन रहा है? 5:9। अब सोचकर देखो, कोई भी संख्या, दो संख्याएं कुछ भी रही, उनके बीच में रेशियो कुछ भी है, अगर वो उन संख्याओं में हर एक में बराबर संख्या जोड़ दें तो उनका जो डिफरेंस होगा वो चेंज होगा? नहीं होगा। अगर ये संख्याएं 3 और 7 थी, एग्जैक्ट मान ली, तो अभी डिफरेंस कितना बन रहा है दोनों के बीच में? 4। अगर इनमें कुछ भी जोड़े, बराबर जोड़े, तो जो डिफरेंस होगा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। यहां पर देखो डिफरेंस कितना है? 4। मतलब सारी कहानी ठीक चल रही है, कुछ भी इधर उधर नहीं चल रहा है। तो बढ़ाया कितना? एक्चुअली में कितना बढ़ाया? एक्चुअली में बढ़ाया दोनों संख्याओं में 8। यहाँ 7 से कितना हो गया? 9। ये 3 से हो गया 5। 2 बढ़ा, जबकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2 नहीं बढ़ा, बढ़ा कितना? 8। तो 1 यूनिट कितना होगा? 1 यूनिट होगा 4। तो जिसे यहाँ पर 1 बोला जा रहा है वो क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि 8 जोड़ा है अनुपात में, तो क्वेश्चन के हिसाब से कितना हो जाएगा? वो 4 गुना हो जाएगा क्वेश्चन में। तो हर एक चीज़ 4 गुनी हो जाएगी। तो ये 3 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 12। और 7 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 28। और वही वो पूछ रहा है, संख्याएं क्या हैं? 12 और 28। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब इसमें आपको अभाज्य संख्या के बारे में थोड़ी सी समझ जानकारी होनी चाहिए। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है 97 और सबसे छोटी होती है 11। अंतर निकालना है, कितना आ जाएगा? 86, 86। ऑप्शन नंबर बी। ये अभाज्य संख्याओं की अच्छी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस पूछता है नंबर्स की अच्छी इंफॉर्मेशन अभाज्य संख्या की। वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाजित होती है? अगर सभी से विभाजित होगी तो वो क्या होगी? सभी का एलसीएम। 1 से 10 तक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब देखो, इन सभी का एलसीएम निकालना है। 2 क्यों ले रहे हैं हम जब 4 और 8 पहले से है? 3 क्यों ले रहे हैं जब 6 और 9 है? 4 क्यों ले रहे हैं? 8 है। 5 क्यों लें? 10 है। हालांकि 6 भी नहीं लेना हमें। 6 इसलिए नहीं लेना क्योंकि 6 में क्या आता है? 2 और 3। 3 9 में भी है और 2 8 में है, तो कोई ज़रूरत नहीं है। लेना क्या है हमें? 7, 8, 9, 10 का एलसीएम लेना है। तो 7, 8, 9, 10 का एलसीएम क्या होगा? तीनों का गुणनफल ही एलसीएम होगा। तीनों का गुणनफल तो नहीं, एक बार 2 कम होगा, नहीं होगा, यही आएगा एलसीएम। 7, 8, 9, 10 ही एलसीएम आएगा, 2 कम हो जाएगा, सॉरी। 7, 8, 9, 10, 2 से भाग लगाओगे, ये 7 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर 4 से लगाओगे, फिर 5 से लगाओगे, फिर 7 से लगाओगे, फिर 9 से लगाओगे। 5 दूनी 10, इसे छोड़ दो, 7 चौक 28, 28 90, 28 का 9 गुना 252, 252 और 10 का 1 0, 2520, 2520। ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा आंसर बनेगा। सभी का एलसीएम लेना था, 2 हटा दिया, 3 हटा दिया, क्योंकि 8 पहले से है, 2 लेने का कोई मतलब नहीं है एलसीएम में, 3 लेने का कोई मतलब नहीं है, 9 है, 4 लेने का कोई मतलब नहीं, 8 है, 5 लेने का कोई मतलब नहीं है, 10 है, 6 लेने का कोई मतलब नहीं है, 8 और 9 है, इसलिए इनको हमने हटा दिया। 7, 8, 9, 10 का एलसीएम ले लोगे, 2520 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न पुनरावृत्ति दशमलव देगी? आप लोग एक बात ध्यान रखना, पुनरावृत्ति दशमलव ये बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन, और कंसेप्ट का है, आप इसमें नोट डाल के लिख सकते हो। किसी भी संख्या के नीचे, किसी भी संख्या के नीचे या हर में, डिनोमिनेटर में, यदि 2 और 5 का मल्टीपल नहीं है, 2 और 5 का मल्टीपल नहीं है, तो वो अशांत दशमलव देगी, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगी। वापस से, यदि कोई भी नंबर फ्रैक्शन है इस तरह से, यहाँ पर कुछ भी है, 2 का मल्टीपल क्या? 2, 4, 8, 16। 5 का मल्टीपल क्या? 5, 25, 125, 625,
इनमें से कुछ भी अगर नहीं है या इन दोनों का इंटू करके भी नहीं है तो जो भी आंसर आएगा वो पॉइंट में जाएगा और वो कभी नहीं रुकेगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा, रिपीटिंग भी होगा। तो इसके अलावा यदि है अदर देन दिस मल्टीपल, इसके मल्टीपल के अलावा यदि कुछ है तो जो आंसर आएगा वो आएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अशांत और आवर्ती दशमलव, शांत नहीं होगा लेकिन आवर्ती रिपीट होगा वो। अब देखते हैं, देखो ये इसमें 3 से ये कटेगा, नीचे कितना बचेगा 20 और ऊपर कितना 9। 20 एक्चुअली में क्या होता है 4 और 5। 72 9 से कटेगा, ऊपर बचेगा 3 और नीचे बचेगा कितना 8 है। फिर 27 और 48 3 से काटोगे ये 9 बचेगा, ये 16। देखो 2 की पावर में आता है, इसे आप 3 से काटोगे ये 9 बचेगा और ये बचेगा कितना 28 और 28 कितना होता है 7 गुना 4, ये आ गया 7। किसी भी नंबर के नीचे अगर 7 आ गया तो जो आंसर आने वाला है वो अशांत दशमलव ही आने वाला है, बस वो रिपीट होगा। 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, 13 आ जाए, 19 आ जाए, 17 आ जाए, आप करके देख लो, करके देखो आप, कुछ भी आएगा वो बस चलते जाएगा, ख़त्म नहीं होगा कभी भी। कैलकुलेटर से करके देख लेना, मन हो वैसे भी करके देख लेना। तो यहाँ हमारा आंसर क्या बनेगा डी। बस आप इसे नोट करके अपनी कॉपी में रख लेंगे, अच्छा कंसेप्ट है। इसको लैंग्वेज के फॉर्म में भी पूछ सकता है, सीधे भाषा के रूप में पूछ सकता है। कोई भी दशमलव अशांत कब होगा, पहला ऑप्शन उसके नीचे 2 का गुणज हो, उसके नीचे 5 का गुणज हो, उसके नीचे 7 का गुणज हो, या कोई भी आ सकता है, या सभी सही है। तो आंसर क्या होगा 7 का गुणज या 7 नीचे है तो वो क्या होगा अशांत होगा। 3 भी है तो भी, 11 भी है तो भी, कुछ भी आ जाए। अब चलते हैं टू द पावर, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू द पावर 10 - 1 निम्नलिखित में से किससे डिविजिबल है। अब देखो कुछ भी सॉल्व करके आएगा, टू द पावर 10 - 1 है, ये कुछ भी सॉल्व करके आएगा, कैसा नंबर होगा, ये सम संख्या होगी, 2 की घात 10 जितनी भी आएगी, और उसमें से 1 घटाओगे, कैसी संख्या आ जाएगी, विषम संख्या आ जाएगी। अब ये विषम संख्या में जब आप भाग लगाने जाओगे, 4 एक सम संख्या है कभी भी नहीं जाएगा, 10 एक सम संख्या है कभी भी नहीं जाएगा, 2 एक सम संख्या है कभी भी नहीं जाएगा। आंसर दे रहा था वो 3। तो ये क्वेश्चन करने के लिए नहीं था, ये टिक करने के लिए था, थोड़े से लॉजिक के साथ में। अब अपन समझते हैं इसमें डिवाइड कैसे होगा। अब डिवाइड हम करें, टू द पावर 10 - 1 डिवाइडेड बाय 3 से इसमें डिवाइड करोगे, डिवीजन रूल के हिसाब से बचेगा -1 -1 की पावर 10 है और ये -1 है। नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन नंबर है, किसी भी ऋणात्मक संख्या की घात अगर धनात्मक है, या -1 की पावर अगर इवन है, तो आंसर क्या बनेगा, सम घात है तो ये बनेगा प्लस का 1 और ये माइनस का 1, बचा क्या 0, मतलब पूरा भाग जा रहा है, कुछ भी नहीं बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा है मतलब डिविजिबल है 3 से। ये आंसर बनेगा अपना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमसे बोल रहा है 30 टू द पावर -5। 30 क्या होता है, एक्चुअली में होता है 5 गुना 6, और 5 और 6 में इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं कि 2 जगह 5 और 6 दे रहा है, इसलिए कन्वर्ट कर लिया। -5 × 5 टू द पावर 12 और नीचे है 5 टू द पावर 4 और 6 टू द पावर -5। इसे और एक्सप्लोर करते हैं। ये पावर दोनों जगह चली जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, दोनों जगह जाएगी। 5 टू द पावर -5 और 6 टू द पावर -5 इंटू 5 टू द पावर 12 और नीचे 5 टू द पावर 4 और 6 टू द पावर -5। देखो 6 टू द पावर -5 ऊपर नीचे कैंसिल आउट। अब क्या होगा, 12 में से ये घटाओगे, क्योंकि जोड़ने का मतलब है यहाँ माइनस है, घट जाएगा, 12 में से 5 जाएगा, बचेगा 7, और ये 4 बार नीचे है, ऊपर 7 बार है, तो 4 बार कट जाएगा, बचेगा कितनी बार 3 बार, या ऊपर जाके घटा दो, वही कहानी पड़ेगी। ये ऊपर जाके क्या -4 हो जाएगा, 5 और 4 9, 9 घटाओगे 12 में से क्या बचेगा 3, और ये होता है 120। ये अपना
आंसर 125 ऑप्शन नंबर सी, ये आंसर बनेगा। इसके अच्छे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में और बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछता है, सीटेट में अच्छे क्वेश्चंस पूछता है पावर पे। एक और क्वेश्चन रीड लेवल 2 का ही 2021 का ही, 6 टू द पावर 2x + 1 डिवाइडेड बाय, ये भाग का चिन्ह है तो ये हो जाएगा 6 टू द पावर 2x + 1 और नीचे हो जाएगा 6 टू द पावर 3 और यहाँ है बराबर में 6 टू द पावर 2। इसे यहाँ ले जाओगे, गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, 3 और 2 कितनी हो जाएगी 5, ये हो जाएगा 2x + 1 = 6 टू द पावर 5। आधार बराबर है, बीच में बराबर का चिन्ह लगाए तभी बराबर होगा जब दोनों बराबर होंगे। 6 स्क्वायर किसके बराबर हो सकता है, 6 की पावर कितनी कर दें, अगर यहाँ पर n है तो n अपन को निश्चित रूप से क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, ज़्यादा सोचो मत। अगर बराबर का चिन्ह लगाए, बराबर का मतलब है सब बराबर हैं, तो यहाँ पर n की जगह 2 ही आएगा तभी दोनों 36 बराबर 36 बनेगा और कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो ये दोनों पावर भी बराबर हैं क्योंकि बेस बराबर हैं, तो 2x + 1 = क्या है 5, एक वहाँ जाके घटेगा, 4 बचेगा, 4 में 2 से भाग लगाओगे तो बचेगा 2, x का मान आ जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी, x का वैल्यू पूछ रहा है। चलते हैं हम आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल 11 और 18 है। दो संख्याओं का योगफल a + b = 11 और ab = 18 और क्या पूछ रहा है, उनके व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है। और ये तो शायद हम कई बार बोल चुके हैं, जब ऐसा देख के ये पूछे ना तो सीधे सीधे समझ जाना a + b वाले में ab से भाग लगाना है। जब यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वितरण का नियम लगेगा, ab से यहाँ भाग लगाओगे a कट जाएगा, 1/b बचेगा, यहाँ जाओगे तो b कट जाएगा, a बचेगा, 1/a + 1/b कितना आ जाएगा 11, ये 11 है, ये आ जाएगा 11/18, 11/18। सीधे सीधे आंसर वो दे रहा था 11/18, ऑप्शन नंबर सी, ज़्यादा इसमें कुछ करना ही नहीं था। अभी का ये क्वेश्चन है 2016 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 2014, संख्या 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। यदि आपको फॉर्मूला नहीं पता है, हम ये मानकर चलते हैं जनरली पता नहीं रहता है, तो ये तो सबको पता रहता है, आप पेपर देने जाने वाले हो, ये 40 तक, ये तो सबको पता रहता है। इसका क्या होता है n × n + 1/2। इसमें से हमें कौन सी चाहिए, विषम चाहिए, सम नहीं चाहिए, विषम चाहिए, सम नहीं चाहिए। तो हम इसमें से पूरे में से क्या घटा दें, ये हमें आता है, इसमें से माइनस कर दें हम 2, 4, 6 और ये 40 तक। अब बोलो काम हो जाएगा आपका, बिल्कुल हो जाएगा। इसमें से 2 कॉमन ले लोगे तो ये क्या बचेगा, 1, 2, 3, कहाँ तक आ गई ये 20 तक आ गई। और ये कितना है 1 से 40 तक, और ये तो आपको बहुत अच्छे से आता है। अब आता है n × n + 1, 40 है, 40 और 1 41/2 माइनस 2 बाहर है, n × n + 1/2, ये कट जाएगा, ये आएगा 20, 20 कॉमन लोगे, 20 कॉमन लोगे, 41 में से 21 घटाओगे, 41 में से 21 घटाओगे कितना बचेगा 20 बचेगा, ये हो जाएगा 400। और यूं अगर सीधे याद रखना है, 1 से स्टार्ट होने वाली विषम संख्याओं का योग, 1 से स्टार्ट होने वाली विषम संख्याओं का योग, जितनी संख्याएं हैं, जैसे यहाँ 40 तक आधी सम है आधी विषम है, तो आंसर कितना बनेगा n²। n² कितना, संख्याएं कितनी है 20, आंसर होगा 400। आंसर होगा 400। यदि सम संख्याओं का पूछ लेता, सम संख्याएं भी कितनी हैं 20, तो सम संख्याओं में आंसर होता n × n + 1, n × n + 1, ये आंसर हो जाता। संख्याएं कितनी हैं 20, तो ये हो जाता 20 × 21, 20 × 21 कितना हो जाता 420, ये अपना आंसर बन जाता। तो उम्मीद है अब चीज़ें आप लोगों को क्लियर हैं। अब अपन आगे चल सकते हैं, बेसिक से भी बता दिया। यहाँ आंसर कितना बन जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर डी 40। चलते हैं अब आगे। अगला प्रश्न 12वां, एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपये है तथा 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 80 रुपये है।
2014 में भी सेब का मूल्य 80 रुपये, पता नहीं कहाँ से बना है, 80 रुपये है। तो 1.5 दर्जन संतरे और 1 और 3/4 किलोग्राम, तो 1.5 दर्जन 5.5 के हिसाब से 5.5 गुणा 1.5 दर्जन का मतलब 18, 1 किलो का पैसा कितना 80 और 3/4, 80 का 3/4, जितने किलो लेगा 80 गुणा 1 किलो का पैसा, ये हो जाएगा 4 से काटोगे कितना हो जाएगा 20, और यहाँ 18 पंजे 90 हटा दो और 9 बचा, 18 पंजे 90, 90 का 9, 90 और पहले का 9, ये हो जाएगा 99 और ये हो जाएगा 80 और वहाँ हो जाएगा 60, कोई भी एक डाल दो, ये हो जाएगा 239, 180 60 240, 239 ऑप्शन नंबर सी, ये आंसर बन जाएगा। इजी क्वेश्चन था ये तो। अगला क्वेश्चन सीटेट का 2016 का, सोनू के पास 5 दर्जन टॉफ़ी है, मतलब उसके पास टॉफ़ी कितनी एक्चुअली में 60 है सोनू के पास टॉफ़ी। इनका 1/3 भाग अमिता को, 2/5 भाग अनिल को, 1/12 भाग हमिदा को। इसमें बहुत ध्यान देने वाली बात ये है, वो ये कतई नहीं बोल रहा है शेष बची का, वो शेष बची का नहीं बोल रहा है। तो हर एक चीज़ किससे निकालनी है 60 से ये ध्यान रखोगे आप, हर एक चीज़ किससे सॉल्व करोगे 60 से सॉरी। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, सोनू के पास बची टॉफ़ी कितनी है, पहले सबका हिसाब करते हैं फिर अपनी जेब में हाथ डाल के देखेंगे। 1/3 1/3, 3 से भाग लगाओगे कितना 20, किसके पास चली गई है अमित के पास। फिर 2/5 भाग अनिल के पास, 2/5, 5 से भाग लगाओगे 12 बार जाएगा, 12 दूनी 24, ये चले गए अनिल के पास। फिर उसके बाद हम चले 1/12, 12 से भाग लगाओगे 5, ये 5 किसके पास हमिदा के पास, ये 5 हमिदा के पास। टोटल चली कितनी गई उसके पास से 20 और 24, 44 और 5 49, 49 चली गई, कितनी में से 60 में से। तो अब उसके लिए कितनी बची, उसके पास बची अब 11, ऑप्शन नंबर बी, उसके पास 11 बची, शेष नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग। 140 मीटर लंबाई वाली दीवार को 36 आदमी 21 दिन में बना लेते हैं। इसी तरह की 50 मीटर लंबी, ये सॉल्व होगा MDH इंटू रॉ, रुपीज़ एरिया या वर्क जो भी दिया हो, मैन डे आर, दोनों कंडीशन को हम क्या कर देंगे इक्वल कर देंगे, ये 1 और इसी तरह से ले लोगे 2 MDH और ये रॉ भी 2, ये 2। तो पहली कंडीशन में कितने 36 आदमी, दिन कितने लग रहे हैं 21, और काम कहाँ लिखना है नीचे 140 मीटर। दूसरी कंडीशन में 50 मीटर लंबी नाली है, 15 आदमी और दिन के बारे में वो पूछ रहा है। 5 से काटोगे ये 3 बार, 5 से काटोगे ये 10 बार, ये 0 कट जाएगा, 3 से काटोगे ये 7, 7 से इसको काटोगे 2 बार, 2 से 36 को काटोगे 18 बार, तो दिन आ जाएंगे 18। कैलकुलेशन ज़्यादा जल्दी हो गई हो तो पॉज करके तुम कर लेना, 18 आ जाएगा। बहुत कुछ इसमें है नहीं, जो बताना था वो यही था कि दोनों कंडीशन को हम हमेशा बराबर करते हैं, हमारा काम हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2 वर्ष पहले खरीदी गई किसी वस्तु के किसी मशीन के मूल्य में 12% वार्षिक की दर से अवमूल्यन होता है। इसका वर्तमान मूल्य 9,680 रुपये है। अब 12% कमी हो रही है। 12% का मतलब क्या होता है, 12 कम हो रहा है 100 पर। अगर इसे सॉल्व करोगे 3 कम हो रहा है 25 पर, 25 पर 3 कम होगा तो कहानी क्या बनेगी, कहानी बनेगी 25 से बचेगी कितनी 22, फिर 25 से कितनी बचेगी 22। ये 2 साल की कहानी है। जब हम इसे लिखने जाते हैं तो ये सॉल्व क्या होता है, गुणा करके सॉल्व होती है। गुणा करके कैसे सॉल्व होती है, कोई भी कीमत होती, अगर 88% 12% कम होके बचती तो हम ऐसे ही लिखते इसको, इसी तरह से लिखते ना, फिर गुणा करते सॉल्व करते। तो ये भी क्या होगी, गुणा करके सॉल्व होगी। 25 का वर्ग कितना 625 और 22 का कितना 484। वो बोल रहा है कम होने के बाद कितनी बची 9,680, मतलब 484 को बोल रहा है 9,680। देखो ये डबल दे रहा है तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा 20।
तो वो पहले की कीमत हमसे पूछ रहा है इसका 20 गुना, क्योंकि हर एक चीज़ कितनी आ रही है, 20 आ रही है, तो 20 गुना करेंगे यूनिटरी मेथड से, 625 का डबल 1250 और एक जीरो पहले से 12,500। 12,500 हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये था हमारा 15वां क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, गर्मी काफ़ी हो रही है। दो धनात्मक संख्याएं x और y व्युत्क्रमानुपाती हैं। यदि x में 10% की वृद्धि होती है तो y में कमी होगी। रेसिप्रोकल का जो रिलेशन है वो होता है x इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y। तो एक्स वाई क्या है, ये कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। जब इसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है तो आप लोगों को हमने सिखाया है कि जब दो संख्याएं गुणा में होती हैं, जैसे सैलरी निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं, उसका एरिया निकालते हैं, एरिया में चेंज निकालते हैं, तो उसका रिलेशन हम यूज़ करते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, एक्स वाई अपॉन 100। और यहाँ क्या बोल रहा है, ये कैसा है, यहाँ जो टर्म आएगा वो ये प्रोपोर्शन का साइन आ रहा है, तो यहाँ के क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाता है, एक्स वाई इज इक्वल टू के, और ये रहेगा कांस्टेंट, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, नहीं होगा चेंज। तो चेंज, ओवरऑल चेंज क्या है, जीरो। ओवरऑल चेंज क्या है, जीरो। ओवरऑल चेंज क्या है, वाई में कमी करनी है, 10% की वृद्धि एक में हो जाती है, सामने कांस्टेंट रहेगा। एक को बढ़ा दिया हमने कितना, 10%, दूसरे को कम करना पड़ेगा, अपन एज इट इज लिख देते हैं 10y अपॉन 100। ये इधर कितना, ज़ीरो, ये 10 यहाँ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 प्लस y 11y अपॉन 10, ये -10, ये यहाँ जाएगा 100 और नीचे कितना आ जाएगा 11, तो y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 100/11। और माइनस सिर्फ क्या बताता है, माइनस बताता है कमी, और वो कमी का ही पूछ रहा था, तो कमी आ रही है कितनी, 100/11, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर बनेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बोल रहा है निम्न में से असत्य कथन बताना है, गलत वाला स्टेटमेंट बताना है। यदि चार संख्याएं ABCD के समानुपाती हैं तो लिखने का तरीका क्या होता है, समानुपात में A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D। तो ये क्या हो जाता है, AD इज इक्वल टू BC। ऐसे रिलेशन दे रहा है, AD इज इक्वल टू BC। यदि ABCD समानुपाती हैं तब AC इज इक्वल टू DB, नहीं, AD इज इक्वल टू BC होता है। दूसरा क्या है, गलत, और यही अपने लिए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तीसरा क्या बोल रहा है, A/B का व्युत्क्रमानुपाती B/A होता है, डेफिनेटली होता है। यदि तीन संख्याएं ABC हैं तो ये B से ब्रेक हो जाएगी, A अपॉन B इज इक्वल टू B अपॉन C, तो ये क्या हो जाता है, B² इज इक्वल टू AC हो जाता है। ये स्टेटमेंट भी ठीक है, तो गलत होगा सेकंड वाला ऑप्शन, जो अपना आंसर बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A के किस मान के लिए बहुपद ये और बहुपद ये x-1 के द्वारा भाग दिया जाता है तो समान शेषफल बचता है। अब एक चीज़ देखना आप, इसको थोड़ा सा सिंपल करके समझाते हैं, इसमें कंसेप्ट समझाते हैं हम क्यों करते हैं। शायद आप लोगों को पता हो, किसी को पता होगा कि इन दोनों को माइनस कर दो और x की जगह 1 पुट कर दो तो हमारा काम हो जाएगा। अब हम बताने वाले हैं इसमें बेसिक क्या है, कंसेप्ट क्या है, समझना क्या है। जैसे हम किसी संख्या में 12 से भाग लगा रहे हैं और 5 बच रहा है, 12 से भाग लगा रहे हैं, 5 बच रहा है, तो संख्या सोचने का बोला जाएगा। तो तुम क्या सोचोगे, तुमने सोच लिया 12 और 5 17, पड़ोसी से बोला तो वो सोचा 12 दूनी 24 और 5 बच रहा है तो 24 और 5 29 हो गया। ठीक, जब हम इनको माइनस करेंगे, तो क्या आएगा 12, क्योंकि जो एक्स्ट्रा पार्ट था इसे क्या सोचा तुमने 12 प्लस 5 और इसे क्या सोचा 24 प्लस 5। जो एक्स्ट्रा पार्ट है, समान जो बच रहा था, समान शेषफल बच रहा था, जैसे इनको घटाएंगे वो समान शेषफल गायब। एक और संख्या सोचो वैसे ही 12 वाली, 48 और 5 53, 12 अट्ठे 96, 96 और 5 101। ये क्या सोचा तुमने 48, अच्छा और कुछ सोच लेते हैं, 12 सत्ते 84 और 5 89, ये 84 और 5, ये 48 और 5। देखो इनका अंतर करोगे क्या होगा, 5 तो पहले ही घट जाएगा। अब बची 12 की टेबल, 12 की टेबल में से कुछ बीच की टेबल, ये कितनी बार पड़ी 4 बार, ये कितनी बार पड़ी 7 बार।
तो ये 4 बार पड़ी, ये 7 बार पड़ी। 7 बार की टेबल में से 4 बार की टेबल घटाओगे तो कितनी बार की टेबल बचेगी? 3 बार बचेगी। घटा लो 12 तो ये 36 बचेगा। 84 में से 38 घटाओगे, क्या बचा? 36 बचा। तो यही 36 बचेगा। वैसे ही हम क्या करेंगे, जब इसमें भाग लगा रहे हैं, जब इसमें दूसरे एक्सप्रेशन में भाग लगा रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा पार्ट बच रहा है दोनों का डिफरेंस करेंगे तो वो एक्स्ट्रा पार्ट क्या होगा? गायब हो जाएगा। गायब कर देते हैं एक्स्ट्रा पार्ट। 4x क्यूब में से 3x क्यूब घटाओगे तो बचेगा x क्यूब, फिर ax स्क्वायर। अब वहाँ कोई स्टेप नहीं है वैसा, तो माइनस ax स्क्वायर जैसा का तैसा। यहाँ x 7x स्क्वायर है तो ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि अपन अगले वाले स्टेप को घटा रहे हैं, चिन्ह बदल जाएगा उसका। 2x में से घटाना है 8x, तो ये माइनस है पहले से, तो माइनस माइनस घटाने का मतलब चिन्ह बदलना। ये प्लस 8x हो जाएगा और 2x, तो कितना हो जाएगा? 10x। -1 और a भी क्या हो जाएगा? माइनस का। ये आ गया। इसमें पूरी तरह से भाग चला जाएगा। पूरी तरह से भाग जाने का मतलब क्या है? शेषफल क्या होगा? 0। शेषफल 0 होगा, इसका मतलब ये होगा कि पूरी तरह से भाग जा रहा है, तो ये क्या है? इसका एक फैक्टर है। जैसे अब क्या बचा? 36। 36 क्या है? 12 गुणा 3। भाग किससे लगाना है? 12 से। तो 12 इसमें क्या है? एक पार्ट है, तो 12 की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। अगर हम इसमें x इंटू 3 बोले हैं इसको, तो x की जगह हम 12 पुट करेंगे तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x माइनस 1 से अगर इसमें भाग जा रहा है तो ये x माइनस 1 के गुणा में लिखा जा सकता है। जब इसके गुणा में लिखा जाएगा तो क्या कंडीशन बनेगी? वो कंडीशन बनेगी x माइनस 1 और एक और ब्रैकेट होगा, जो भी हो वो ब्रैकेट इज इक्वल टू में क्या आएगा? 0। तो या तो ये ब्रैकेट 0 या ये 0, हम ये 0 मानेंगे, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 1 इसे सेटिस्फाई करेगा। जब x इज इक्वल टू 1 इसमें डालेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसमें हम डालते हैं और इसे 0 करते हैं। x की जगह 1 लिख देंगे, माइनस a बचेगा। हटा ही दो, क्योंकि 1 लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं है। चाहे गुणा में लिखो, भाग में लिखो, पावर कितनी भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ना 1 से। तो सीधे अपन वैसा का वैसे ही लिख देते हैं, +10, बस a गायब कर देते, x गायब कर देते हैं, इज इक्वल टू 0। -2a इस तरफ जाएगा, प्लस का 2a हो जाएगा, यहाँ लिख दिया। -1 और +1 कट जाएगा, ये क्या बचा? -7 और ये 10। 10 में से 7 जाएगा, बचेगा 3। तो a कितना आ जाएगा? 3/2, 3/2। ये a का वैल्यू आ रहा है 3/2, बी ऑप्शन में। a का वैल्यू बी ऑप्शन में आ रहा है, बी अपना आंसर हो जाएगा 3/2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है x माइनस 1 का होल स्क्वायर -1 के मूलों के बारे में कौन सा कथन सत्य है। सबसे पहली बात तो एक बात ध्यान रखना, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। इसके हल कितने बनेंगे? 2 ही हल बनेंगे, चाहे वो समान हो। आपको ये नहीं बोलना है एक हल बनेगा, ये बात आप ध्यान रखना। 2 हल बनेंगे चाहे वो समान हो, तब भी हम उसे हल की संख्या 2 ही बोलेंगे। तो हल की संख्या 1 नहीं बोलना है, ध्यान रखना है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है एससीटेट में, वो हल की संख्या पूछ रहा है। एक सॉल्यूशन बन रहा था उसका और उसमें एक ऑप्शन में भी दे रहा था, तो 1 नहीं बनेगा, 2 हल और दोनों समान होंगे। अब अपन इसे सॉल्व करने जाते हैं। इसका अगर वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा? √(-1) और √(-1) आप सभी लोग तभी पेपर देने वाले हैं जब आप लोग 12th तक मैथ से पास आउट हैं। 12th मैथ से पास आउट हैं तो √(-1) को क्या बोला जाता है? आयोटा, और ये +1, ये आपका बना। और आयोटा का मतलब क्या होता है? ये होता है काल्पनिक। और ये जो फॉर्म है z = x + आयोटा y, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सम्मिश्र संख्या है। ये एक सम्मिश्र संख्या है जिसका वास्तविक भाग x है और काल्पनिक भाग y के साथ आ रहा है। काल्पनिक किसकी वजह से? √(-1) की वजह से। तो ये मूल काल्पनिक और समान। इसके आंसर कितना रहा है? एक आंसर आ रहा है, लेकिन वो एक आंसर हम बोल नहीं सकते। हमें तो क्या बोलना है? मूल तो 2 ही होंगे, और यहाँ एक ही आ रहा है, दूसरा मिल नहीं रहा है, तो यही क्या होगा? दूसरा होगा। तो हम बोलेंगे मूल काल्पनिक है और समान है। वास्तविक तो हम बोल ही नहीं सकते क्योंकि आयोटा आ रहा है। तो उम्मीद है ये भी हम आप लोगों को समझा पाए हैं। चलते हैं हम आगे। अगला प्रश्न है 9x² y² + p + 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या हो तो
पी का वैल्यू पूछ रहा है। अब देखो ये पार्ट 9x² y², ये पार्ट आपको होल स्क्वायर में लिख सकते हो और 16 को भी होल स्क्वायर में लिख सकते हो। ये क्या लिख सकते हो 3xy का स्क्वायर प्लस p, ये 4 का स्क्वायर। अब दिख रहा है ये a स्क्वायर ये b स्क्वायर, बीच में क्या होगा 2ab होगा, 2ab 2 फॉर्मूला किसका a प्लस बी का होल स्क्वायर, 3xy प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये बन रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीच में 2ab। तो p की जगह क्या आएगा 2ab आएगा, 2 लिख दिया। a की जगह क्या लिखना है 3xy, b की जगह 4, 4 दिए 12, 12 दूनी 24, 24xy 24xy, ऑप्शन नंबर बी ये हमारा आंसर बनेगा। उम्मीद है ये भी समझ आ गया होगा, इजी क्वेश्चन था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमने इसका ऑप्शन ही उड़ा दिए, गलती से उड़ गए हमसे ऑप्शन, पता नहीं शायद नींद में रहे हों क्वेश्चंस को लेते टाइम पर, क्योंकि बुक से फ़ोटो खींच के हम क्वेश्चंस लेते हैं, टाइप किए हुए क्वेश्चन नहीं है। हमारे पास कोई स्टाफ नहीं है, जो भी है हम ही हैं। अभी तो 1 मैन आर्मी के हिसाब से ही चल रहा है, तो इस तरह से हम कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन में ऑप्शन हमसे गलती से चले गए। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है x प्लस 1/y, y इनवर्स का मतलब यही होता है, x प्लस 1/y बोल रहा है। तो ये y यहाँ दे रहा है, अपन इसको यहाँ लिख लेते हैं और यहाँ x को अकेला कर लेते हैं। x को अकेला करेंगे, पहले इसको काटोगे 0.3 हो जाएगा, इसका यहाँ इंटू करोगे ये आ जाएगा 0.9, और ये y यहाँ लोगे तो 1/y क्या आ जाएगा 0.02। बस इतने से इतना सा सिंपल करने के लिए आपको ये क्वेश्चन दिया था। और ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं कि आप जो कैरेक्टर है आपका, आप जो सोचते हैं वो सिंपल सोचते हैं या टफ सोचते हैं, इसके लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब आप इसे सिंपल कर लेंगे, सीधे सीधे जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.92, ये आपका आंसर बन जाएगा। और ऐसे ही कुछ ऑप्शंस दिए थे, उसमें 0.92 मिल जाता, आप टिक कर देते। चलते हैं अब आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है a प्लस बी का क्यूब प्लस ए स्क्वायर। पंजाब टेट में पूछा है ये क्वेश्चन, a प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो तो। ये देखो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको सामान्य किताब में नहीं मिलेंगे। जैसा हमने स्टार्टिंग में बोला था ना, हमें किताबों पर ज़्यादा भरोसा नहीं है, तो वो हम क्वेश्चंस को देखकर और जो CBSE की मेहनत है, पेपर बनाने वालों की मेहनत है, उन पर थोड़ा सा भरोसा ज़्यादा कर रहे हैं कि वो अच्छे पेपर बनाते हैं अदर एग्जाम्स में, और इनमें डिफरेंस होता है और वो आपको दिखेगा भी क्वेश्चंस में। अब ऐसे क्वेश्चंस बहुत रेयर मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये कैसे हो सकता है, जबकि सच्चाई क्या है इसकी, फॉर्मूला जो होता है, एक्स्ट्रा पार्ट हम रेड में लिख देते हैं, प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, ये एक्स्ट्रा पार्ट होता है। और इस पार्ट को वो क्या कर रहे हैं 0, ये पार्ट 0 कैसे हो सकता है। आप सोचो, इस पार्ट को वो हटा ही रहे हैं और ये 0 कैसे हो सकता है। a प्लस बी पॉजिटिव हो, ए बी पॉजिटिव हो, ए बी नेगेटिव हो, इनसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना है। ये तो फालतू के ऑप्शन दिए हैं, या तो नन ऑफ दीज है, ये लगा सकते हो आप। दूसरा ये है, इससे अपन करके देख लेते हैं। a की जगह अगर माइनस बी लिखोगे, a की जगह माइनस बी लिखोगे, ये ब्रैकेट 0, ये पूरा क्या हो जाएगा 0, तो ये सच हो जाएगा। भले हालांकि ये भी 0 हो जाएगा, फिर ये स्टेप भी 0 हो जाएगा, तो ये स्टेप भी 0 हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा। LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा अगर उस स्टेप में डाल दें, उसे घटा दें। फिर a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0 डाल दो, किसी की भी जगह 0 डाल दो या दोनों 0 डाल दो, तो भी ये क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। इनमें से दोनों या वाली कंडीशन इसे ऐसा बनाने के लिए तैयार है, बशर्ते आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। अगला प्रश्न हमसे बोल रहा है, सम्मुख चित्र में ए बी पैरेलल टू EF है, तो एंगल y की वैल्यू पूछ रहा है। इस लाइन को पैरेलल लिखना वो भूल गया है, और पैरेलल नहीं भी लिखेगा तो ये कंस्ट्रक्ट कर ली है, दोनों के पैरेलल बीच में एक लाइन खींच ली ये। अब पैरेलल लाइन के बीच में इस तरह से ट्रांसवर्स में ये जो एंगल होता है, ये दोनों मिला के होता है 180। तमाम सारे क्वेश्चंस इसके करवाए हमने।
तमाम सारे क्वेश्चंस। ये 180 होता है, ये 125 है, तो यहाँ कितना बचेगा, कितना बचा, 50 और 5 55। ये 141 है, तो यहाँ कितना बचेगा, 39। इन दोनों को जोड़ोगे, इन दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 94। दोनों मिला के 94। और पूरा सर्कल का एंगल कितना होता है, ये होता है 360। तो 360 में से 94 हो चुका है, बचा हुआ पूछ रहा है, ये y हमसे पूछ रहा है बचा हुआ, ये 6 बचेगा, 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा, 266। ये है, बस इसी थ्योरम पर बेस्ड ये क्वेश्चन था, सीधा सीधा क्वेश्चन था और इसी तरह के सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन एंगल का, एंगल AED निकालना है। ये बहुत छोटा सा लिखा है, बारीक सा, यहाँ E आ जाएगा। ये एंगल निकालना है, ये एंगल निकालना है तो हमें किस पर जाना पड़ेगा, इस ट्राइंगल का बाह्य कोण है ये, इस ट्राइंगल का CDE का बाह्य कोण है, ये निकालना है। तो बाह्य कोण निकालना है तो दूरस्थ अंतः कोण निकाल लेते हैं, ये दोनों एंगल निकाल लेते हैं, जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा, ये 25 है, ये 45 है, 25 और 45 कितना होगा, 25 और 45 होता है 70। और एक पूरे ट्राइंगल में ABC में 70 है, 180 होता है, 70 है, तो ये कितना बचा, 110। या फिर बाह्य कोण से भी निकालोगे, इसका बाह्य कोण तो ये है ना, 25 और 45 जोड़कर कितना, 70, क्योंकि ABC का ये बाह्य कोण आ जाएगा 70, ये 70 है, ये 40 है, तो ये कितना हो जाएगा बाह्य कोण के हिसाब से 110। दोनों जगह बाह्य कोण प्रमेय लगा के हमने सॉल्व किया है। इन दोनों का बाह्य कोण ये है और इन दोनों का बाह्य कोण ये है, दूरस्थ अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। किसी भी एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू जो अपोजिट इंटीरियर एंगल है उनके सम के इक्वल होती है। ये थ्योरम कई बार हमने समझाई है क्वेश्चन करवाते टाइम भी। अगले प्रश्न की तरफ हम चलें। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है, 121 और 64। ये क्षेत्रफल का अनुपात है और जब ट्राइंगल पढ़ाया, सिमेट्री पढ़ाया, तब आपसे बहुत अच्छे से समझाया, भुजा का, कोणार्धक का, लंब का, माध्यिका का, सबका रेशियो क्या रहता है, सेम। ये रेशियो किससे मिलता है, किसी का भी स्क्वायर कर दो ये मिल जाएगा। तो हमें किस में लेकर चल रहा है, ये मीडियन में लेकर चल रहा है। तो m1 अपॉन m2 का हमने क्या किया, स्क्वायर किया, तो हमें कितना मिल गया, हमें मिल गया 121 अपॉन 64, ये मिल जाता है। साइड का स्क्वायर करोगे तो क्षेत्रफल मिलेगा, मीडियन का स्क्वायर करोगे तो मिलेगा, हाइट का स्क्वायर करोगे तो मिलेगा। कुछ भी हम करें ट्राइंगल का पार्ट लेके स्क्वायर तो वो हमें मिलेगा क्षेत्रफल, एरिया। अब ये मिला, स्क्वायर रूट ले लें, वर्गमूल लोगे कितना हो जाएगा, m1 अपॉन m2 कितना हो जाएगा। इसमें से एक पार्ट हमें दे रहा है, क्या दे रहा है, पहले की मीडियन 1.21 दे रहा है, दूसरे की मीडियन वो पूछ रहा है यहाँ कितना, 11/8। ये काटोगे कितना आ जाएगा, 0.11। m2 यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, m2 इज इक्वल टू आ जाएगा 0.88 सेंटीमीटर। 0.88 सेंटीमीटर है, किसी में भी नहीं है, ये अपना आंसर बन जाएगा। चूँकि देखो ये ऐसा इसलिए हो रहा है, यहाँ मीडियन कितनी आ रही है, यहाँ मीडियन आ रही है 1.21, तो इसी के आसपास दूसरी मीडियन होगी, इसी के आसपास कितनी आ रही है, 0.8 आ रही है। 8.8 सेंटीमीटर बहुत बड़ी हो जाएगी। तो जैसा उसने दिया है वैसे ही उसके हिसाब से आंसर क्या बनेगा, नन ऑफ दीज। तो इसमें सोचना नहीं है कि ज़बरदस्ती 8.8 लगा दो, शायद तुमसे कोई गलती हो गई हो, अपने को इतना गलत नहीं समझना है। यदि वृत्त की जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है जो केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है, अच्छी बात है, जैसा बोल रहा है वैसा अपन बनाने की कोशिश करते हैं। ये एक कॉर्ड है और सर्कल का अभी वो पढ़ाया था टॉपिक। ये एक कॉर्ड है, ये 10 सेंटीमीटर है, इससे जीवा पर लंब डालेंगे, ये इसे समद्विभाजित करेगा, बराबर पार्ट में बांटेगा, और वो बोल रहा है ये 10 कितना दूर, ये इसकी लंबाई कितनी है, केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है हाइट। ये कितना क्या होगा, ये मान लिया अपन ने, क्या लेंगे इसे r। इसके लिए कर्ण भी है और r हो जाएगी। पाइथागोरस लगाओगे, r² इज इक्वल टू 12 स्क्वायर, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, 12 का वर्ग 144 और 5 का वर्ग 25, 144 प्लस 25 160
9 और 169 का मतलब क्या होगा, स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 13। ऑप्शन नंबर ए, ये आंसर बनेगा 26 क्वेश्चन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन एंगल वाला क्वेश्चन आ गया, x प्लस वाई पूछ रहा है। ये तो खैर बहुत सरल ही क्वेश्चन पूछ लिया यूपी में। हम सिर्फ क्या करें, हम बीच वाली लाइन को ना भी देखें ना, सीधे सीधे हम इसी में चलें तो हम पूरे का सम कर दें, कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, 40 और 40 80 प्लस एक्स वाई, ये हो जाएगा 80 प्लस एक्स प्लस वाई, ये कितना 180। तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा 80, वहाँ जाके घट जाएगा, x प्लस वाई आ जाएगा 100 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए, ये था 27 क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम थोड़े से और अच्छे क्वेश्चन लें जिनमें ज़्यादा समझाना पड़े। किसी वृत्त की परिधि 11 सेंटीमीटर है तथा वृत्त की त्रिज्याखंड के कोण की माप 60 डिग्री है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। वो हमें क्या दे रहा है वो हम बना के थोड़ा सा बता देते हैं। देखो ये वो बोल रहा है कि पूरी लंबाई मतलब 2 पाई आर, 2 पाई आर कितना दे रहा है वो 11 दे रहा है। तो 2 इंटू 11, पाई का मतलब 22/7 इंटू आर, 11 से काटोगे 2 बार तो आर कितना आ जाएगा 7 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे, 7/4, ये आर का वैल्यू आ जाएगा। पाई के फॉर्म में भी निकाल सकते हो, चलेगा, पाई के फॉर्म में भी निकाल सकते हो, लिख सकते हो पाई के फॉर्म में। हमने आर निकाल दिया तो लिख दिया, जो लिख दिया वो सही है, ठीक है। अब वो आगे क्या बोल रहा है, 60 डिग्री पर वो 60 डिग्री बना रहा है एंगल, ये 60 डिग्री बना रहा है। ये 60 डिग्री में वो हमसे एरिया पूछ रहा है, इस 60 डिग्री में एरिया पूछ रहा है। वो कुछ किस तरह से बनेगा, वो कुछ इस तरह से बनेगा। देखो ये 60 डिग्री में, अब एरिया कितना घेरेगा, जितना एंगल घेरा है उतना ही एरिया घेरेगा। एंगल कितना घेरा है, एंगल घेरा है उसने 60 आउट ऑफ 360, मतलब कितना घेर लिया है 1/6। तो एरिया भी कितना घेरेगा 1/6, एरिया भी 1/6 घेरेगा। निकाल देते हैं, रिक्वायर्ड होगा हमारा पाई आर स्क्वायर का 1/6। पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7/4 और ये 1/6। एक बार ये कट जाएगा, फिर काटो, 2 से काटोगे ये 3 और 2 से काटोगे ये 11, ऊपर कितना बचा 77 बचा, नीचे 4 चौक 16, 16 3 48, भाग लगाओगे 48 से एक बार चला जाएगा। अब कितना बचेगा 29 बचेगा, और भाग किससे लगा रहे हो 48 से, 129/48, 129/48, ऑप्शन नंबर बी 129/48। और इस तरह के कैलकुलेशन के क्वेश्चंस अब पूछे जा रहे हैं, तो बिल्कुल आश्चर्यचकित नहीं होना है कि इस तरह की कैलकुलेशन भी पूछी जा सकती है। बी रेडी फॉर लाइक दैट सच क्वेश्चंस, बी रेडी फॉर सच क्वेश्चंस, तो तैयार रहना है हमें। सिंपल क्वेश्चन है। अगला प्रश्न बोल रहा है 2 मीटर, 1.5 मीटर, 1 मीटर नाप के पानी के टैंक को एक नल द्वारा 20 लीटर प्रति मिनट की गति से भरने में लगा समय पूछ रहा है। 1 मिनट में कितना पानी डाल रहा है, 20 लीटर पानी डाल रहा है 1 मिनट में, तो वो टाइम पूछ रहा है हमसे। अब पहले तो हमें ये देखना है टंकी है कितनी, और हमें ये पता होना चाहिए 1 मीटर बाय 1 मीटर, 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी, 1 मीटर ऊंची टंकी में 1000 लीटर पानी आता है, मतलब 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1000 लीटर। ये पता होना चाहिए बस, अगर ये पता है तो काम हो जाएगा। इसका आयतन कितना बनेगा, गुणा करोगे 2 का 1.5 गुना 3 हो जाएगा, 15 दूनी 30, 3 हो जाएगा 3 मीटर क्यूब में। तो 3 मीटर क्यूब में कितना पानी आ जाएगा, 3 मीटर क्यूब में पानी आ जाएगा 3000 लीटर, 3000 लीटर पानी आ जाएगा। 20 लीटर पानी के लिए क्या करना पड़ता है, 1 मिनट टाइम देना पड़ता है। तो 1 लीटर पानी के लिए 1/20 मिनट, कितना लीटर है 3000 लीटर, तो 3000 लीटर 3000/20 मिनट, 3 से काटोगे ये कितना आ जाएगा 150 मिनट, और 150 मिनट का मतलब क्या होता है 2 आवर 30 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट, 2.5 घंटे का टाइम, ऑप्शन नंबर डी।
ये आंसर बनेगा। ये भी क्लियर आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। 20 विद्यार्थियों द्वारा गणित में 100 में से निम्नांकित अंक प्राप्त किए गए। इसमें माध्यिका पूछा था। इसमें देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, 20 में से 20 के नंबर वो दे रहा है, तो हम माध्यिका इसमें पूछा था। माध्यिका हम समझाते हैं जो हमें समझाना था, जो हमने सोचकर ये क्वेश्चन लिया था। माध्यिका समझाना है इसमें, तो माध्यिका समझाना है, मीन समझाना है हमें। तो मीन किस तरह से सॉल्व करते हैं? मीन एक्चुअली में होता है एग्जैक्ट बीच वाला डाटा, एग्जैक्ट बीच वाला संख्या, एग्जैक्ट बीच वाली। अब 20 संख्या है, 20 संख्याओं में एग्जैक्ट बीच वाली तो कुछ भी नहीं होती है, तो हम सॉल्व करेंगे। लेकिन पहला काम होगा कि संख्याओं को क्रम में व्यवस्थित करना, चाहे घटते क्रम में चाहे बढ़ते क्रम में, दोनों में से किसी भी क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। तो हम कम से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे जो नंबर होता जाएगा वो हम हटाते जाएंगे। सबसे छोटा नंबर क्या दिख रहा है? यहाँ पे 14 दिख रहा है, 14 लिखा हमने। फिर उसके बाद 14 के बाद 23, किसी को लग रहा है ये तो हमारे जैसे नंबर आते जा रहे हैं। फिर उसके बाद 35, फिर 40, 42, 49, फिर उसके बाद 51, फिर उसके बाद 56, फिर उसके बाद 61, फिर 63, 2 बार 63, फिर 66, फिर उसके बाद 70, देन 72, फिर उसके बाद 75, फिर उसके बाद 84, 87, 92 और 98। 80 रह गया था, तो 80 भी डाल देते हैं। कहाँ पर डालेंगे? यहाँ पर डाल देते हैं। 75 और 80, 75, 80 और यहाँ 90, 87 के बाद 92 और 98, 92, 98 गिन लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 सारे डाटा अपन ने व्यवस्थित कर लिए। अब ध्यान देना बच्चों, टीचर्स, अगर इसमें नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होते, विषम संख्या में यदि पद होते, जैसे 19 होते, तो 19 होते तो हमारा आंसर क्या हो जाता? 19 + 1/2 एथ टर्म, 20वां 19 और 1 20/2 मतलब 10वां नंबर 10th टर्म अपना आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पर अपन को क्या दे रहा है? 20 संख्याएं दे रहा है। तो 20 संख्याओं में हम क्या करें? 10वां नंबर यहाँ से और पीछे से 10वां नंबर, आगे से 10वां नंबर, पीछे से 10वां नंबर। यूं ऐसे करने से बेहतर क्या होगा? हम इसे क्या करें? n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म, n/2 सेकेंड टर्म, n/2 + 1th टर्म। और उन दोनों का भी क्या ले लें? एवरेज ले लें, क्योंकि ना तो इधर के नंबर को बोल सकते हैं ना उधर के नंबर को बोल सकते हैं। तो n/2 का मतलब क्या होगा? 10वां, और n/2 + 1 मतलब उसका अगला वाला टर्म, 10वां और 11वां टर्म को जोड़ के आधा करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वां टर्म ये है, 11वां टर्म ये है। इन दोनों के बीच में बताओ 63 और 63 के बीच में कौन आता है? कोई नहीं आता, 63 ही आता है। तो लिख दो आप 63 + 63/2, तो आंसर हो जाएगा 63। ये हमारा आंसर बनेगा। सपोज करो यहाँ पर आता 62, यहाँ आता 63,
तो 62 और 63 के बीच में एग्जैक्ट बीच में क्या आता, 62.5, तो वही अपना आंसर आ जाता, देख लो जोड़ के। तो एग्जैक्ट बीच में लिया जाता है तो इन दोनों के बीच वाला पॉइंट आ जाता है, इसी को कहा जाता है माध्यिका, इसी को माध्यिका कहा जाता है। और इसकी थ्योरी आपको अवेलेबल होगी ऐप पर। बहुत अच्छे से शांति से इसको कूल तरीके से जो जैसा होता है वैसा समझाया है। किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, 3 टाइप के क्वेश्चंस माध्य में बनते हैं, 3 टाइप के माध्यिका में बनते हैं, 3 टाइप के बहुलक में बनते हैं, जो डाटा दिया होता है डाटा प्रेजेंटेशन में जो आता है। तो ये था हमारा आज का सेशन, जहां हमने कुछ अच्छे क्वेश्चंस लिए और कुछ इजी क्वेश्चंस, जैसा एग्जाम में पैटर्न चलता है। तो उम्मीद है ये सेशन आपको समझ में आएगा, अच्छा लगेगा, और आप जो चाहते हैं स्टार्टिंग में हमने बोला वैसा आप कमेंट करेंगे तो बहुत जल्दी हम लाइव मिलेंगे, जिसमें और मज़ा आएगा सेशन में। तो फिलहाल के लिए धन्यवाद, राम राम सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।